बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं सलाम मलिक। नाज़रीन, पूरे मुल्क के अंदर मेडिकल की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। और कुछ इत्तलात ये हैं कि आज बलूचिस्तान के अंदर एक खातून मुबैना तौर पर आंसू गैस के शेल फेंकने की वजह से अपनी जान से भी हाथ धो बैठी। हनी बलोच, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो मौत है इसी वजह से हुई कि वो इस एहतजाज के अंदर शरीक थे। और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि उनके लवाकीन से कहा जा रहा है कि वो इसे तभी मौत करार दें। इतलात अभी तक यही है, लेकिन इस खबर की अभी तक तस्दीक मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकी। लेकिन ये बात हकीकत है कि पूरे मुल्क के अंदर तलबा और तालिबात शदीद परेशान है अपने मुस्तकबिल के हवाले से। वो तलबा और तालिबात जो शुरू से आगाज से जिनके वालिदैन ये ख्वाब देखते हैं कि उनका बच्चा, उनकी बच्ची बड़ा होकर डॉक्टर बनेगी। बच्चे को सिखाया जाता है कि बेटा तुमने डॉक्टर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। वो डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात सड़कों पर हैं और वजीर आज़म इमरान खान साहब से इल्तिजा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि आपकी तरफ से जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनाया गया है उसकी तरफ से किए जाने वाले फैसले उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। उनके साथ ज्यादती हो रही है। जो टेस्ट का निज़ाम मुकर्रर किया गया है, किसी के लिए आसान पेपर, किसी के लिए मुश्किल पेपर, क्योंकि मुसलसल अगर पेपर्स होते रहते हैं एमटी कैट के, तो उसकी वजह से भी इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि किसी के पास आसान पर्चा आ सकता है, किसी के पास मुश्किल आ सकता है। साबका निज़ाम को सारे को खत्म करके ये निज़ाम राइज किया गया। इसमें भी बड़ी बातें हैं कि जिस कंपनी को, जिस फर्म को ठेका दिया गया उसकी रजिस्ट्रेशन बाद में हुई, उससे पहले उसको ठेका दे दिया गया, फिर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद उनकी पेमेंट कर दी गई। लेकिन इस पे भी वजीर आज़म साहब को शायद अभी तक सही तरीके से आगाह नहीं किया गया है। जनाब वजीर आज़म साहब, आपको याद होगा आप कहा करते थे कि अगर मेरे खिलाफ चंद हजार, चंद सौ लोग भी सड़कों पर निकल आए तो मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा, मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। अपोजिशन के खिलाफ जब आप एहतजाज कर रहे थे, आप दावा किया करते थे, आप कहा करते थे कि अगर मुझे लोग मुस्तरद कर दें तो मैं अपनी कुर्सी से चिमटा नहीं रहूंगा। हम आपसे मुस्ताफी होने की मुतालबा नहीं कर रहे, ना मुस्ताफी होने की बात कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं जो लोग सड़कों पर निकलते हैं, जो तलबा और तालिबात सख्त गर्मी में लाहौर में, इस्लामाबाद में, कोयटा में, कराची में जगह जगह एहतजाज करते हैं, आप इनकी बात सुन लें, इनके मसाइल सुन लें। इसलिए कि वजीर आज़म आप हैं, मुल्क का निज़ाम आप चला रहे हैं। आपके इदारे अगर सही तरीके से फैसले नहीं कर रहे तो जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। लेकिन पिछले कई रोज से ये एहतजाज जारी है और इन तलबा और तलबात की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मेडिकल प्रोफेसर, सीनियर डॉक्टर्स, मुल्क के माहिर तिब इस बात पर भी कह रहे हैं कि जो निज़ाम इस वक्त राइज किया गया है टेस्ट लेने का, उसकी वजह से तलबा और तालिबात के साथ ज्यादती हो रही है, वो तालीम से महरूम रह जाएंगे। लेकिन मेडिकल कमीशन में बैठे हुए अफसर और उनके सदर और उनके वाइस सदर शायद इन तलबा और तालिबात की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें इस बात में दिलचस्पी है कि किस तरीके से अदायगी कर दी जाए हाई कोर्ट की तरफ से मना करने के बावजूद उस फर्म को जिसको ये इम्तिहान लेने का ठेका दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वज़ीर आज़म को गलत ब्रीफ किया जाता है? क्या वज़ीर आज़म को सही तरीके से बताया नहीं जाता, या लोगों के अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं जिसकी बिना पे इस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल सड़कों पर है? तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये वही मुल्क का मुस्तकबिल है जिनमें के बारे में आप कहा करते थे कि नौजवान नस्ल मेरे साथ है और इस मुल्क की यूथ ने आपको वोट दिया है। अब 2 साल बाद इंतखाबात करीब आने वाले हैं। आप हर शोबे के तलबा तालिबात और हर जगह पे नौजवान नस्ल जब आपके खिलाफ एहतजाज करती है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा आने वाले इलेक्शन में, इसका शायद आप सबको अंदाजा भी हो जाएगा। आज में के प्रोग्राम में इसका भी जायजा लेंगे और साथ साथ चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है, नए चेयरमैन नैब की तैनाती होनी है, मुशावरत करनी है वजीर आजम को अपोजिशन लीडर से। लेकिन वजीर आजम साहब और उनके वफाकी वज़रा इस पर भी बात करने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि अपोजिशन लीडर से बात करने की जरूरत नहीं है, बस ये उनका अपना इख्तियार है। वो जो आर्डिनेंस के अंदर मौजूद है, जो नैब का आर्डिनेंस है, उसके अंदर जो लवाजमात मौजूद है, जो तरीकाकार मौजूद है, उसकी भी हुकूमत वायलेट करना चाहती है। इसका भी जायजा लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इन तलबा और तालिबात की। तो आज आवाज उठाएंगे इन तलबा और तालिबात की जो वजीर आजम को पुकार रहे हैं, हुकूमत के इदारों को पुकार रहे हैं और अपने लिए हक और इंसाफ मांगने निकले हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज माहिर तिब प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, पाकिस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लाहौर के सदर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मियां नवीद, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं, हेल्थ की बीट को भी कवर करते हैं और ख़ास तौर पे अगर हम पीएमए की बात करें, पीएमसी की बात करें
तो इन अमूर पर भी उनकी गहरी निगाह है। अशरफ निजामी साहब, डॉक्टर साहब पुरान का अगर आगाज में आपसे करूं, हुकूमत को क्यों समझ नहीं आती है? अगर हम मुख्तलिफ मामलात को देखें, तलबा तालबात को सड़कों पर आने की जरूरत क्यों पेश आई? बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब कि मुझे आपने इज़्ज़त बख्शी, आपके प्रेस्टिजियस प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया और बिल इस अहम तरीन मौजू के ऊपर जो कि इंसाफ की धज्जियाँ बिखेरने वाला है उसके लिए करूँ। सबसे पहले मैं कंडेम करना चाहूँगा हुकूमत बलूचिस्तान को कि उन्होंने जिस कदर ये वहशियाना काम किया है। लाहौर में भी ऐसा ही हुआ था कि जब वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए तो लाहौर पुलिस ने वहाँ पे सो कॉल्ड और जैसे कहा गया कि एसिड मिला हुआ जो पानी उनके ऊपर किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। 23 तारीख को जब बलूचिस्तान के अंदर कोयटा के अंदर बच्चों ने और बच्चियों ने जब इसके खिलाफ एहतजाज किया तो उसके ऊपर आंसू गैस इस कदर इस्तेमाल की गई। 75 बच्चों को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल जेल के अंदर डाला गया और अब उनकी जो है वो जमानत भी हो गई। जो हुकूमत है वो बिल्कुल यही कहती है कि जी बड़े मतलब मासूमाना किस्म का उनका होता है कि हमें पता नहीं चला, हमारे बच्चे हैं, हम इनके साथ कोई एक्टिविटी या एक्शंस ऐसे नहीं लेंगे। तो मैं उस ख़ानदान के साथ पहले सॉलिडारिटी शो करना चाहूँगा एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एंड फादर ऑफ दो उस बच्ची के लिए एक सीनियर डॉक्टर होने के नाते से कि जो उस घराने को और सलाम पेश करना चाहूँगा उसकी जिद्दोजहद को कि जिसने हक और इंसाफ की खातिर अपनी जान दे दी। मैं एक कर्ज करूँ मलिक साहब, क्वेश्चन ये है कि आया कि ये जो MD कैट पहले हो रहा था, पहली बात तो ये कि हमें अपने निज़ाम के ऊपर ही ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, हम उसके ऊपर अकीदा नहीं रखते या उसके ऊपर यकीन नहीं रखते कि इंटरमीडिएट के इम्तिहान होते हैं और हम कहते हैं कि नहीं ये तो खुदारा ठीक नहीं, हम इसको ठीक से नहीं कर सके, लिहाजा हमने एक एंट्री टेस्ट करनी। ये पहली हुकूमतों ने कर दिया फाबिया। उन हुकूमतों के साथ पूरे सूबों के अंदर, चूंकि ये सूबे की हुकूमतों ने एडमिशंस करने हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, वहां पे जो हो रहा था एंड इट वाज क्वाइट ट्रांसपेरेंट। हम इंसान हैं, इंस्टीट्यूशन इंसान हैं, जरूर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मसले नहीं थे। सेटिस्फेक्शन लेवल उसका बहुत हाई था जो पहले टेस्ट किए जा रहे थे। अब इनकी PMC के लिए जो कि एक मतलब वैसी एक वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत, और मैं समझता हूं कि आमराना जहनीत के तहत ये बनाई गई है, PMC नॉमिनेशन ओनली बाय अ सिंगल पर्सन नोन टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हम समझते हैं, मैं समझता हूं कि ये कतई तौर पे गलत नहीं और ना इंसाफी के ऊपर मबनी है कि जो ट्रांसपेरेंसी हो ही नहीं सकती। इस MD कैट की खातिर सर मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक टेस्ट, पहले एक टेस्ट होता था, एक दिन होता था, एक ही टेस्ट के अंदर सब बच्चे जो सबके लिए यकसा पर्चा, सबके लिए यकसा जो है वो एग्जैक्टली मलिक साहब। तो अब इन्होंने क्या किया कि पूरा महीना 31 दिन जो है सुबह शाम के अंदर टेस्ट लेके और स्लोगन यही दिया, एक मुल्क एक कौम, एक मुल्क एक टेस्ट, और हमने जी स्टैंडर्ड्स ऊपर करने हैं। वो ही एक मतलब एक फस्तायत किस्म के जो नारे होते हैं और स्लोगन्स होते हैं बाहर से इंपोर्टेड लोगों के। और इसमें भी मुबैना तौर पर कहा जाता है कि जनाब इमरान खान साहब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के रिश्तेदार हैं, कज़न है मिस्टर बरकी साहब, और बरकी साहब की ये ज़हनी ऐसी है और उन्होंने फिर एक और बंदा एक लगा दिया है, वकील साहब को वहां पे PMC के अंदर लगा रही है और वकील साहब उसके मनोवन जो है उसके ऊपर अमलदारी करें। और इसके पीछे सिर्फ इसके पीछे सर मलिक साहब एक जस्ट में वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है। वो ऐसे है कि पहले यही यूनिवर्सिटियां ये टेस्ट जो थी 500 रुपए में करती थी, ये 6300 रुपए के अंदर टेस्ट कर रहे हैं। अरबों रुपया है, अरबों रुपए के ये डाले वाला टेस्ट 6300 रुपए एग्जैक्टली। और एक ऐसे इदारे के साथ जो इदारा पहले बना ही नहीं, अल्लाह के बंदों ने उसको पहले दे दिया ठेका, और उसकी रजिस्ट्रेशन जो पाकिस्तान के साथ कवानीन के तहत होती है बाद में, पेपरा रूल जिसके ऊपर अमलदारी करनी होती है, पेपरा रूल्स के लिए कोर्ट ने इनको कहा कि इनकी पेमेंट नहीं करनी और इन्होंने उसकी पेमेंट भी कर दी। तो ये चहेते लोगों को नवाजने के लिए, जो पंजाबी में कह रहे हैं दिहाड़ीदार किस्म का दिहाड़ी लगाने के चक्कर के अंदर ये सारी की सारी चीजें हो रही है और मेडिकल एजुकेशन का तबाह बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के उन्हीं तलबा और तालिबात की जो मेडिकल तालीम की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। जनाब मियां नबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। मियां नबी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो खास तौर पे बात की भी डॉक्टर अशरफ निजामी साहब ने कि जो नॉन एक्सपर्ट लोग हैं जिनकी फील्ड नहीं है, वकील हैं, वो PMC के अंदर लगाए गए हैं, तो मामलात को समझेंगे कैसे?
जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बेचारे रो रहे हैं, वो पंजाब हो, KPK हो, इस्लामाबाद हो, बलोचिस्तान हो। पेरेंट्स जो है वो मेडिकल एंट्री टेस्ट में जिनके बच्चे पीर हुए हैं वो रो रहे हैं, क्योंकि सिस्टम एक जैसा सिस्टम वो नहीं है जिसके ऊपर कहा जाता था कि मेरिट है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये लोग कहते हैं कि जी दोबारा लिया जाए, लेकिन इसका हल ये नहीं है कि दोबारा लिया जाए। दोबारा अगर लिया जाएगा तो फिर वही बात सामने आएगी। ये टिप्स नामी जो एक फर्म है जो कि जाली है, जिसको नवाजा गया है, जो कि अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, उससे पहले उसको टेंडर दे दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा इसका फ्रॉड मलिक साहब ये सामने आ चुका है कि इनका अपना NTN नंबर ही नहीं है। इन्होंने जो एक एप्लीकेशन दी थी SCCP को, जो रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन दी जाती है, उसमें इन्होंने किसी दूसरी फर्म का जो है वो NTN नंबर इस्तेमाल किया। और मैं ये भी बता दूं कि तकरीबन करोड़ों रुपए की पेमेंट जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से ये टिप्स नामी जो फर्म है इसको कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने मना किया था। 17 अगस्त को जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने जो है वो रोका था, हुक्म दिया था कि अभी मजीद फर्दर पेमेंट ना की जाए, लेकिन इसके बावजूद उनके आर्डर हवा में उड़ा दिए गए और मजीद 80 मिलियन की जो है वो पेमेंट कर दी गई। इससे पहले भी 1 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट कर दी गई है। अब मसला यहाँ पे है, जिस तरह आपने सवाल पूछा कि अगर लोग ट्रेन नहीं होंगे, यही बात है। इस फर्म का भी मैं आपको बता दूं कि इनका इस्तेकाक ही नहीं है कि ये टेस्ट ले सकें या वैल्यूएशन कर सके, क्योंकि इन्होंने जो SCCP को जो एप्लीकेशन दी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें भी ये इन्होंने लिखा हुआ है कि इनका जो इस्तेकाक है वो सिर्फ बुनियादी लाइन जो वो तालीमी इदारों को और कॉलेज को और आर्ट्स को चलाना है। इनका ये हरगज़ काम नहीं है कि एक टेस्ट बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट लेना, ये बिल्कुल इनकी ना तो सलाहियत है और ना ही इनका जो है वो इनका मैंडेट है। तो इसके बावजूद इस वक्त पूरे पंजाब में लोग रो रहे हैं। जो प्रोफेसर अशरफ निज़ामी साहब ने बताया कि ये 1 माह इन्होंने पूरा टेस्ट लिया, फजूल प्रैक्टिस की, लोग उसकी वजह से काफ़ी हद तक परेशान है। किसी को इजी पर्चा, किसी को मुश्किल, और कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमारा बहुत अच्छा पेपर हुआ था, लेकिन जब वो घर आए तो उनके वो उस तरह वो मार्क्स नहीं है, वो फेल हो गए हैं। तो उनके पास कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो इसको दोबारा चेक कर सकें। इनका जो टेस्ट लेने का तरीका है, जो स्टूडेंट वहाँ पर करके आ गया वो करके आ गया। उसके बावजूद मैं ये भी बता दूँ कि जब इस जाली फर्म के ऊपर सब कुछ साबित होने के बावजूद और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पेपरा को कहा गया था कि 15 रोज में जो वायलेशन की गई थी पेपरा की, जो ऐसी फर्म जो कि जब ठेका दिया गया था 17 मई उस टेंडर की डेड लाइन थी, लेकिन इन्होंने 21 मई को उसको रजिस्टर किया, बाद में करके उसको पहले ठेका दे दिया। इस मामले के ऊपर बाकायदा तौर पर डायरेक्शन दी गई, लेकिन उस मानदार अफसर को जो इंक्वायरी कर रहा था पेपरा का डायरेक्टर जनरल ME ज़ुबैर साहब, जो उनको जो है वो चेंज करके पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की हदायत पर मानवसंद अफराद को उस इंक्वायरी में शामिल कर लिया। 15 रोज में कोई इंक्वायरी नहीं की गई और इस फर्म को बचाने के लिए करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की अमाउंट ये प्रोफेसर अशरफ निज़ामी साहब बता चुके हैं कि ये पैसा है, यही वो टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस। बिल्कुल ठीक है जी मियां नवीर साहब, ये बताइएगा, अगरचे माजी हुकूमतों के ये फैसले हैं, आप 12 साल जो एजुकेशन देते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर आप उसको फिर 1 माह के मुसलसल टेस्ट में से गुजारते हैं तो आपकी 12 साल एजुकेशन के ऊपर एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, जो आपने खुद ही अपने बच्चों को दी हुई है। बिल्कुल मलिक साहब, अगर हमारे जिस तरह बोर्ड के ऊपर हमारा इम्तिहान होता है, FSC का इम्तिहान होता है, तो हम खुद ही उसके ऊपर अतमाद नहीं कर रहे, उसके बाद मेडिकल एंट्री टेस्ट लॉन्च कर दिया गया। लेकिन इसमें एक और मैं आपको बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त मेडिकल एंट्री टेस्ट देकर आए हैं वो कहते हैं कि मेडिकल का सिलेबस ही नहीं ये था। जिस तरह आप किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान लेते हैं, कोई जनरल नॉलेज का इम्तिहान लेते हैं, ये उस तरह का इम्तिहान आया। उनका ये कहना था कि हमने मेडिकल सिलेबस सारा पढ़ा, लेकिन उसमें से कोई जो है वो सवाल नहीं आए। यही वजह है कि एक बड़ी जो तादाद है, जो एक आधा स्टूडेंट नहीं है, ये हजारों के हिसाब से जो लोग इस वक्त बाहर निकले हुए हैं तमाम सूबों में, यही उनका एक रोना है कि ये टेस्ट के ऊपर उनको बिल्कुल किसी सूरत भी वो ट्रस्ट नहीं करते और उनके साथ ज्यादती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात पर नोटिस लें। वो मैं वापस आता हूं मियां साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, दुनिया के किसी और मुल्क में भी ऐसा होता है कि अगर आप बेसिक क्वालिफिकेशन, अगर आपने 12 साल की क्वालिफिकेशन किसी को दी है तो उसके बाद से आप फिर टेस्ट लें कि हाँ भाई अब आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, तो आप एक टेस्ट देकर उसमें दाखिला ले सकते हैं, ऐसा होता है?
देखिए सर, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज है, उसकी कोई एक्सपर्टीज़ होती है, वो इंडिपेंडेंट दुनिया के अंदर है ऐसे कि वो टेस्ट लेते हैं, दैट इज़ नोन एज द एंटी टेस्ट। जैसे पाकिस्तान के अंदर जब ये एक आगा खान एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आया, उन्होंने अपने टेस्ट करने शुरू कर दिए। मिलिट्री के हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो वो करते थे, वो अपने टेस्ट ले लेते थे। लेकिन जो पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान और हमारी प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं, अगर वही अपने इदारों के ऊपर एतमाद नहीं करती हैं, मीन बाई कि दे एक्सेप्ट कि हम इसके काबिल नहीं हैं कि हमने जो तालीम दी, जो टेस्टिंग की, एक हद तक कोई बात हम उनकी तस्लीम कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर या एक अगर हम सूबा ले लें तो सूबे के अंदर डिफरेंट बोर्ड्स हैं, डिफरेंट बोर्ड्स के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होंगे, डिफरेंट उनका मेथड होगा, ये भी हम तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ ये नहीं हो सकता कि उनकी वेटेज जो है 50% देने के साथ कि उन बच्चों के अंदर फिर आगे से आप डिफरेंट किस्म के टेस्ट के और आप कहें कि इकट्ठा करके लेके आ जाएंगे। ऐसा यही एंटी टेस्ट के हवाले से इंडिया के अंदर आया था मलिक साहब, वहाँ पे बच्चों ने खुदकुशियाँ की थी। अभी मतलब मैंने 2 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि खुदारा मुझे खौफ है उस चीज़ से कि इस मुल्क के अंदर भी हमें ये सुनने को ना मिले कि बच्चों ने खुदकुशियाँ करनी। अब बच्चों ने तो करनी ना करनी, रियासत हुकूमत बलूचिस्तान ने एक बच्चे की जो जान ले ली है और साबित किया अगर तुम नहीं करते हो तो हम तो तुम्हें इससे हटाने की खातिर ही जाएंगे। मैं आपसे एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि पहले जो टेस्ट था वो एक मतलब एक आया 12-14 साल की चलता रहा सिस्टम के तहत। इट वाज मेड वेरी सिंपल कि आपको शीट के अंदर कार्बन था एंड यू यूज टू चेक इट। शाम के वक्त जो थी उसको अनलोड करते थे, की लोड बता देते थे कि ये किया एंड यू चेक। और किसी के साथ ऐसे नहीं थे आते। ये अल्लाह के वली ऐसे आए हैं, ऐसे मनचले आए हैं कि ना तो आप इसके बारे में वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, ना आपको रीटेस्ट रीवैल्यूएशन की आप दरख्वास्त कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर ने कह दिया वो कह दिया। अभी देखने में यह है कि बच्चा अपीयर नहीं हुआ, कंप्यूटर ने इनके ने पहले कह दिया कि तुम फेल हो गए हो। किसी के नंबर अगर 200 नंबर है तो 278 नंबर वाला भी वहाँ पे आ गया। तो ये एक इनकी टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल है वहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, एंड आई हैव नो डाउट सेइंग that these are the people who are with the vested interest, और उनको इसके साथ कतई तौर पे डॉक्टर साहब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इसका इस सूरत-ए-हाल से निकलने का रास्ता क्या है? इट इज़ वेरी सिंपल जी। हमने एक तो रिक्वेस्ट की है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कि ये जो हालात हैं इनके ऊपर उनको सुओ मोटो लेना चाहिए और इनका किबला दुरुस्त करें, क्योंकि हमारी नज़र के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्योंकि जब एक हट धर्मी के ऊपर हुकूमत आ जाए तो फिर मुमकिन नहीं है, उनको इंसानों की ज़िंदगी के कोई सरोकार नहीं। मैं समझता हूँ कि एक तो इनके पैसे वापस करने चाहिए, दे हैव बीन फेल्ड इन द टेस्टिंग। इनको ये सारा निज़ाम ख़त्म करना चाहिए और ख़त्म करके जो निज़ाम पहले हो रहा था और सेटिस्फाइड थे, पेरेंट्स सेटिस्फाइड थे, स्टूडेंट सेटिस्फाइड थे, टीचर सेटिस्फाइड थे, मुआशरा सेटिस्फाइड था, उसी के तहत इनको एक एग्जाम लेना चाहिए ताकि बच्चों को जो फील्ड है, प्लेइंग फील्ड, वो एक तरह से वहां पे मुझे दिस इज व्हाट आई मियां नवीन साहब, अगर आप इसको रैप अप करें इन शॉर्टली, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त रास्ता वही है जो डॉक्टर निजामी साहब बता रहे हैं? जी बिल्कुल मलिक साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से पंजाब में जो एक ही दिन में टेस्ट लिया जाता था, इतनी शिकायत नहीं होती थी और लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते थे, मुतमिन करते थे। वही निज़ाम अगर लाया जाएगा तो बेहतर होगा काम। मियां नवीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर प्रोफेसर अशरफ निजामी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर नैब के चेयरमैन की तकर्री, नए चेयरमैन नैब की तकर्री या मुद्दत मुलाजमत में तोसी, उनकी नैब के चेयरमैन की तकर्री होती है, उस पर मुशावरत करनी है हुकूमत ने अपोजिशन लीडर से। लेकिन जिस किस्म के जारहाना बयान आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि जनाब शहबाज शरीफ साहब से जो अपोजिशन लीडर हैं उनसे मुशावरत नहीं की जाएगी, कानून क्या कहता है और जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके हवाले से क्या गुंजाइश मौजूद है कि हुकूमत खुद आज खुद तकर्री कर सकती है, इसमें बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मुमताज कानूनदान, साबिक जस्टिस रिटायर्ड जनाब रशीद ए रिजवी साहब। उनसे पूछेंगे कि आखिर हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई किस तरफ ले जाएगी सारी सूरत-ए-हाल को। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड रशीद ए रिजवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद ए रिजवी साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। ये फरमाइएगा कि इस वक्त चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, नए चेयरमैन नैब की तकर्री एक बड़ा इशू बनी हुई है, लेकिन हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, वफाकी वजीर इत्तलात ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुल्ज़िमों के साथ मुशावरत कैसे करें। आइन क्या कहता है? क्या वज़ीर आज़म अकेले का इख्तियार है? मुशावरत होगी तो किस हैसियत में होगी? उस मुशावरत की अहमियत क्या है? देखिए, मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। मुशावरत जो
देखिए, नैब ऑर्डिनेंस में कॉन्स्टिट्यूशन तो इस पे साइलेंट है, लेकिन नैब ऑर्डिनेंस 1999 में इसके अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है, जहाँ पे उन्होंने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को डिफ़ाइन किया है। उसमें ये कहते हैं कि ये 4 साल के लिए अपॉइंट होंगे विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन। ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन के लीडर का, और अनएक्सटेंडेबल है, ये वाज़ेह तौर पर है, अनएक्सटेंडेबल पीरियड ऑफ 4 इयर्स, 4 साल का होगा, उसको वो एक्सटेंड कर नहीं सकते। मैं समझता हूँ कैसे ये समझ रहे हैं एक्सटेंड कर लेंगे, ये चाहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में उसको अमेंडमेंट करना कानून में, तो ये जो भी करेंगे मैं समझता हूँ कि वो चैलेंज ज़रूर होगा सुप्रीम कोर्ट में। क्या सदारती आर्डिनेंस के जरिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा सकती है रिजवी साहब? देखिए, सदारती ऑर्डिनेंस है वो कर लेंगे, लेकिन वो जो लॉ है उसको वो चेंज करेंगे तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, वो माजी से नहीं कर पाएंगे, वो आज से कर पाएंगे, तो इनका टेन्योर तो वो एक्सटेंड नहीं कर सकते। वो अगर कोई ऑर्डिनेंस लाएंगे तो उसमें नई शराइत के साथ लाएंगे, उसको पीरियड एक्सटेंड करने के लिए, तो वो 4 साल तो अब गुजर गए, ख़त्म होने वाले हैं किसी लम्हे भी। ठीक है, लेकिन क्या जो इस वक्त बहस हमारे यहाँ कानूनी बहस जारी है कि इसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा, तब अपोजिशन का मौक़िफ़ कितना वैलिड होगा और हुकूमत का जो है मौक़िफ़ वो कितना वैलिड रहेगा? देखिए, कोई गुंजाइश नहीं है कानून में कि अगर कोई मुल्जिम है और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है तो उसके बजाय वो किसी और से कंसल्टेशन करेंगे। एब्सोल्यूट पावर प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिए गए हैं कानून में, तो वो ये जहन में रखें। वो लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए हर कोई ना कोई उनका नुमाइंदा बैठ के टीवी पे किसी न किसी शो पे बात कर रहा होता है, लेकिन अगर वो लॉ पढ़ें, लॉ को समझाएं लोगों को, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि एक आदमी यानी प्राइम मिनिस्टर के सवाबदीद पे चेयरमैन नैब अपॉइंट हो सकता है। उसमें आया है 2 का, चाहे वो कत्ल का मुल्जिम क्यों, कातिल क्यों ना हो, मुल्जिम हो, सजा मौत क्यों ना हो गई हो, कंसल्टेशन आपने उसको करनी है। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो प्रेसिडेंट रेफरेंस भेजे, सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले, तो उससे फिर बात बनेगी। लेकिन वो खुद से ये नहीं कह सके, नज़रअंदाज कर सकते कि जी वो मुजरिम है, तो मैं ये तो फिर एक अजीब रिवायत हो जाएगी। जब भी कंसल्टेशन का पीरियड आएगा, किसी भी लीडर ऑफ द अपोजिशन के खिलाफ झूठी FIR आप लॉन्च कर दें और कहते हैं कि जी हम नहीं इनसे मुशावरत कर रहे हैं, इनके खिलाफ FIR है, तो इस चीज़ का मैं नहीं समझता कि लैटिट्यूड देगी सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को। लेकिन रिजवी साहब, अगर हम जो हुकूमत का मौक़िफ़ है उसको सामने रखें तो वो बार बार कहते हैं कि नैब के पास ही मुकदमात हैं अपोजिशन लीडर के, और अपोजिशन लीडर के अगर नैब के पास मुकदमात चल रहे हों तो उनकी मुशावरत से आने वाला नैब का चेयरमैन बायस्ड हो सकता है उनके मुकदमात के हवाले से। क्या इसको भी कानूनी तौर पे कुछ सुप्रीम कोर्ट देखेगी या ये महज इखलाकी बातें हैं? नहीं, मैं समझता हूँ, देखे ना, वो मॉरल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, और जहाँ लॉ बहुत क्लियर हो वहाँ पे कोर्ट मॉरल ऑब्लिगेशंस को, मॉरलिटी को फॉलो नहीं करेगी। ये लॉ वर्सेस मॉरलिटी का कन्फ्लिक्ट ला रहे हैं जो पाकिस्तान की अदालतों ने बहुत कम फॉलो किया है। हमारे यहाँ ज़्यादातर स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो किया जाता है, मॉरलिटी का कंसेप्ट इतना नहीं डेवलप हुआ है। ये फिर भी वो कहेंगे कि जी लीडर ऑफ द अपोजिशन, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन से बात कर लें, आप किसी से भी बात कर लें, लेकिन इसमें वो गुंजाइश उन्हें रखनी पड़ेगी डिस्कशन विद द अपोजिशन इन पार्लियामेंट, उसके बगैर ये आगे नहीं चल सकेंगे। रिजवी साहब, आइन में कोई वाज़े तौर पे इस हवाले से कुछ वजाहत नहीं की गई है, लेकिन जैसे कि आपने फरमाया कि
नैब ऑर्डिनेंस के अंदर इसके जो है मौजूद है कि कंसल्टेशन होगी, तो फिर जी। आईनी तौर पे इसको देखा जाएगा। आईनी तौर पे तो खामोश है कि किस तरह से किस इदारों में अपॉइंटमेंट होगा, क्या होगा, वो तो सिर्फ आईनी इदारों के लिए है ना। ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके लिए इसका अपना स्टैट्यूट मौजूद है। आइन उस वक्त इन्वॉल्व होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, पार्लियामेंट है, सेनेट है, प्रोविंशियल असेंबलीज है, या ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, या अकाउंटेंट जनरल है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल और बॉडीज हैं। ये दूसरी चीज़ें हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, इनका अपना स्टैट्यूट गुंजाइश रखता है। इस पे 2011 और 2013 में भी काफ़ी लंबी बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, वो भी नज़ीर सामने आएंगी। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह से एग्जेम्पशन उन्हें मिल जाएगी। लेकिन रजीक साहब, अगर हम इस वक्त बात करें हुकूमत का मौक़िफ़, फिर अपोजिशन का मौक़िफ़, मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी का मामला हो या सदारती आर्डिनेंस लाने की बातें हों, आप जो आपकी बात से हम समझ पा रहे हैं कि किसी सूरत भी हुकूमत के पास अब कोई गुंजाइश नहीं बचेगी कि वो ना मुद्दत मुलाज़मत में इजाफा कर सकेगी, ना कोई ऐसी तरमीम सदारती आर्डिनेंस के जरिए लाई जा सकेगी। देखिए, एक बात है, मैं बहैसियत एक शहरी के कह रहा हूँ कि जिस तरह से अपना रूलिंग पार्टी मॉरल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, मॉरलिटी की बात कर रहे हैं कि जी एक आदमी जो नैब में मुलजिम है वो कैसे चेयरमैन के लिए कंसर्न दे सकता है, उसी मॉरलिटी की फील्ड पे मैं इनसे सवाल करूँगा कि एक शख्स जो 4 साल रह चुका हो और कंट्रोवर्शियल हो चुका हो, उस पर इल्ज़ामात आते हों कि उसका काम सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को क्रश करना है, क्या ये रूलिंग पार्टी को मॉरल ग्राउंड पे सपोर्ट करेगा कि वो उसको फिर नॉमिनेट करे? दोनों तरफ मॉरलिटी के ग्राउंड्स हैं, आप देख लें। इस लिहाज से यानी आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए मुश्किलात ज्यादा हैं अपोजिशन की निस्बत? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि लोग कहेंगे कि भाई पूरे 22 करोड़ की आबादी में आपको एक ही आदमी मिल रहा है, उसमें क्वालिटीज़ में सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, सीनियर सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जनरल, उन्हें कोई नहीं मिल रहा। एक ही आदमी वो समझते हैं कि गुड्स डिलीवर कर सकता है। तो ये भी एक चीज़ बड़ा मशकूक हो जा रही है ना कि वाई 1 पर्सन ओनली, कोई और क्यों नहीं ला रही है हुकूमत लोगों के। मैं एक बहसियत शहरी के मैं पूछ सकता हूँ कि भाई आपके पास 22 करोड़ में अभी तो 20 जजेस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हुए पिछले 5 सालों में, 40 से ज़्यादा जनरल रिटायर हुए हैं, 50 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट सीनियर हुए, उनमें आपको कोई नहीं मिल रहा एक ही आदमी को जिसके खिलाफ मुस्तकिल अपोजिशन कह रही है कि इसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ, इसका असाइनमेंट, इसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को क्रश करना है। तो ये भी एक मॉरल ग्राउंड है, इस पे भी देखें, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद रजी साहब। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।